हेलो बच्चों, आज फिर से मैं 30 प्रश्न लेकर के आया हूं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत तीव्रता के साथ चल रही होगी और फाइनल टच पर होंगे। चलिए मैं इसमें से कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर इनमें से एक आध दो प्रश्न भी आ गए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए मैं बात करता हूं। पहला प्रश्न, संविधान सभा के गठन के संबंध में असत्य कथन चुने। ए, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ। बी, संविधान सभा के लिए निर्वाचन 1946 ईस्वी को हुआ। सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक 208 सीटें प्राप्त हुई। डी, देशी रियासतों की आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे छोटे जो स्वतंत्र दल थे उनको 15। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो इसमें सभी करेक्ट आंसर हैं, कोई असत्य नहीं है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा किसने दी? ए, मॉरिस जोन्स। बी, ग्रैनविले ऑस्टिन। सी, आइवर जेनिंग्स। डी, केसी वेरे। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ग्रैनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या कहा भारतीय संविधान को। जोन्स जो थे मॉरिस जोन्स, उन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। और आइवर जेनिंग्स जो हैं उन्होंने फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग की संज्ञा दी है। और वेरे ने कहा क्वाजी फेडरल, अर्ध संघीय। ये सब संबंधित हैं, ये वर्ड्स आपको जानकारी रखनी होगी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग, क्वाजी फेडरल। इस पर तो प्रश्न भी मेंस में भी आते हैं कि भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल क्यों कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ कहाँ है। तो ये सब शब्द की समझ विकसित करनी होगी आपको। तीसरा प्रश्न, आयरलैंड के संविधान से लिया गया तत्व कौन है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। सी, उपराष्ट्रपति का पद। डी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सभी हैं। ये ए बी सी डी सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया, क्योंकि पहला चॉइस इसीलिए दिया आपको कंफ्यूज कराने के लिए कि आप कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख के ही जल्दी मार दें। तो ध्यान में रखिएगा, ये चारों आयरलैंड से लिए गए। ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का औजार नहीं है? ए, परिप्रेक्षा। बी, पहल। सी, प्रत्यावर्तन। डी, जनमत संग्रह। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इसमें से जो भी हैं ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के औजार हैं। इसमें से नहीं है पूछा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। सभी नागरिक जो होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने का अधिकार उनको होता है, मतदान के जरिए लेते हैं। इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
और ये सारे रेफरेंडम भी, इनिशिएटिव भी, रिकॉल भी, प्लेबिसाइट भी, प्लेबिसाइट रेफरेंडम लगभग बराबर ही होता है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है। पांचवा, निवारक निरोध कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रकृति है ए संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, बी सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी, सी प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी सांविधिक स्टैट्यूटरी। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निवारक निरोध के संबंध में कहा किसमें बात की गई है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आर्टिकल 22 होगा। लेकिन उसके अंदर कानून जो हैं, जैसे मीसा एक्ट बना, टाडा एक्ट बना, कोफेपोसा एक्ट बना, पोटा एक्ट बना, ये जितने भी एक्ट हैं ये सब स्टैट्यूटरी हैं, संसद के द्वारा निर्मित है, इसलिए सांविधिक होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है? ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 300 ए क, सी अनुच्छेद 301, डी अनुच्छेद 326, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई अनुच्छेद 265 और अनुच्छेद 300 का, ये दोनों विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। 301 और 326 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को नहीं लगाया जा सकता, यानी कि उसमें विधिक अधिकार है, इस पर कानून बनाने होंगे, बिना कानून को बनाए किसी कर को नहीं लगाया जा सकता। जैसे जीएसटी है, उसके लिए कानून बनाना पड़ा, तो विधिक अधिकार हुआ। 300 का ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 301 में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का आबाद होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 301 के तहत। और 326 के तहत लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन है उसमें वयस्क मताधिकार पर होगा, इस बात की चर्चा 326 में कही गई है। ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, सी और डी, और 265 और 300 का ये एक विधिक अधिकार है। 7, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने किसे राज्य प्राधिकारियों स्टेट अथॉरिटी के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षणिक मूल्य वाला कहा? देखिए, ये नैतिक आवश्यकता और शैक्षणिक मूल्य वाला कहा बीएन राव साहब ने। अब किसको कहा? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य का नीति निदेशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी पंचायती राज व्यवस्था, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी राज्य का नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व को बीएन राव साहब ने इसे नैतिक आवश्यकता, शैक्षणिक मूल्य वाला, यानी राज्य के लिए एक डायरेक्शंस की जो बात है उसी को दूसरे रूप में कहा गया है। ठीक है। 8वां प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। 9वां प्रश्न, राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अनुप्रयोग का आधार क्या होगा? ए कदाचार, बी असमर्थता,
सी संविधान का उल्लंघन, डी चारित्रिक ह्रास, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। अगर जस्टिस पर पूछेगा तब कदाचार या समता दोनों होगा। ठीक है। 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ए संघीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, बी सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, सी यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, डी प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दंड में। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई। देखिए इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, केवल डी गलत है। संघीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी शक्ति प्राप्त है। यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तो राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है। ये तीनों सही उत्तर है। कैट के द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दंड में क्षमादान की शक्ति के प्राप्त नहीं है। 11वां प्रश्न, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी अनिश्चित काल, डी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यह सदन की इच्छा पर निर्भर है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए 5 वर्ष। अब देखिए ये प्रश्न बहुत हल्का लगता है, ट्रिकी है प्रश्न। अगर आपने राज्यसभा देखा, दिमाग में आपके राज्यसभा केवल चला गया तो आप 6 वर्ष मार देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने पूछा राज्यसभा के सभापति है। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति पदेन होता है राज्यसभा का सभापति। लेकिन उसका राज्यसभा का कार्यकाल, अगर किसी सदस्य का कार्यकाल पूछा तब 6 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 ही वर्ष होता है। इसलिए मैंने ये प्रश्न जो है बहुत थोड़ा ट्रिकी होता है, ध्यान में रखिएगा। ये सब प्रश्न देने के पीछे रीजन यही है कि आप लोग वहां पे गलत न करें, यहाँ पे गलती हो जाए, वहां पे गलती न करें। वहां पर निश्चित रूप से ये याद आ जाना चाहिए कि ऐसा प्रश्न हम लोग वहां बनाया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में, यहाँ पे भारतीय लिखा गया, भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पूर्व में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी 6। देखिए मोरारजी देसाई जो हैं वो मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके 1952 से 56 के बीच। फिर चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश के थे मुख्यमंत्री रह चुके 67-68 में और 1970 में। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मंत्री रहे। एच.डी. देवगौड़ा वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे। और नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री हुए। ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न बीपीएससी बनाता है। 13वां प्रश्न, शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल की पहली बार व्यवस्था किस देश में की गई। ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए ब्रिटेन। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था पहली बार ब्रिटेन में आई 1937 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से किस व्यय पर सदन में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है? ए, भारत की संचित निधि से किए गए व्यय पर, बी, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर, सी, राजस्व व्यय पर, डी, अनुदान पर। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है टी, भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उसके जो भारित व्यय होते हैं, वेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, तमाम जितने भी चीफ जस्टिस का वेतन, ये सब भारित व्यय है। एक बार पारित कर दिया तो बार बार उसके लिए अनुमति संसद से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसी को भारित व्यय कहते हैं। 15वां प्रश्न, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करता है। पहला, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में, बी, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, 3, दोनों सदनों के गतिरोध होने पर, 4, प्रत्येक वर्ष के अंतिम सत्र के सत्रावसान पर। अब उसका उत्तर में है ए, 1 और 2, बी में 1 और 3, सी में 1, 2, 3, डी में 1, 3, 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए, 1 और 2। प्रत्येक जो सत्र होता है हर एक वर्ष का, प्रथम सत्र जो नहीं, बजट सत्र आमतौर पर ही होता है, वो उसका जो पहली बैठक होगी वो राष्ट्रपति उसमें दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। और जब कभी नया लोकसभा गठित होता है तो प्रथम सत्र जो है दोनों सदनों को मिला करके इसमें अभिभाषण करते हैं। आमतौर पर अभिभाषण का मतलब ये होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो साल भर में काम करेंगी, उसके जो बजट सत्र होता है उस पर एक रूपरेखा रख दी जाती है कि आगामी जो सत्र में, आगामी 1 वर्षों में सरकार क्या काम करने वाली है, इस बात को लेकर के अभिभाषण पढ़ी जाती है, ठीक है। अभिभाषण जो तैयार करता है वो मंत्रालय जो होता है, कैबिनेट मंत्रालय, वही तैयार करता है, ठीक है। 16वां प्रश्न, राज्य के किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में असत्य कथन चुने। ए, राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बी, राज्यपाल की सलाह पर विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। सी, राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। डी, संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी, संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल को ऐसा कोई भी, क्योंकि सब जगह तो दोनों सदन है नहीं, इसलिए व्यवस्था नहीं दी गई है, ठीक है। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मांगे गए परामर्श को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है? ए, अनुच्छेद 143(1), बी, अनुच्छेद 143(2), सी, अनुच्छेद 134(1), डी, अनुच्छेद 134(2). इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान में रखना कि 143(1) और 2 दोनों के तहत ये परामर्श मांगने के लिए राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन इसमें 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी नहीं होता है। इसमें जो मांगे जाते हैं जो लोक महत्व के
विषय होते हैं उससे संबंधित विषय होता है। इस पर वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय दे चाहे न दे, क्योंकि वो थोड़े विवादास्पद वाले चीजें होती हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इससे बचता है वो परामर्श देने से। ठीक है। 18वां प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने निम्न में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए, प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर, बी, शून्यकाल जीरो आवर, सी, स्थगन प्रस्ताव एडजर्न मोशन, डी, अल्प सूचना प्रश्न प्रस्ताव शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, स्थगन प्रस्ताव। देखिए, चीजों को, सदन की कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जाता है, बल्कि किसी आवश्यक विषय पर सदन को ध्यानाकर्षण करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाए कि आपका ध्यान आकर्षित हो। तो किसी भी सदन में ये पेश जब किया जाएगा स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव का मतलब जो कार्रवाई चल रही है उसको स्थगित कर दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको स्थगित कर दीजिए। ध्यानाकर्षण जो है वो ध्यान स्थगित नहीं होता बल्कि ध्यान आकर्षित किया जाता है, उस पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछा कि किसके क्षेत्र को सीमित करता है, यानी एडजर्न मोशन वाली प्रक्रिया को ये सीमित करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 19वां प्रश्न, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई। ठीक है। अब ध्यान में रखिए, मैंने भी इसको जो है क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब है क्या कि इसमें मौलिक कर्तव्य आपके दिमाग में गया और संविधान में आपने दिमाग में रखा तो आप 10 मार देंगे, और 11 जो है वर्तमान में है। लेकिन मैंने क्या पूछा, मूल संविधान में, मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, इसको तो 1942वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया 51A के तहत। तो ये मूल संविधान अगर यहाँ पर ध्यान नहीं गया आपका तो आपकी गलती हो जाएगी। क्या पूछा है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हुए। 20वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति ए राज्यसभा का सदस्य होता है, बी प्रत्येक सदन का सदस्य होता है, सी संसद सदस्य नहीं होता है, डी निम्न सदन का सदस्य होता है, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। वो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति राज्यसभा का जरूर होता है, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। 21वां प्रश्न, टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार निम्न में से किसका अंग है? ए अनुच्छेद 19(1)(f), बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 21, टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, वो इसको जीने के अधिकार में शामिल कर लिया गया। देखिए, ये 21 के संबंध में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 21 जो है वो बहुत विस्तारित किया गया, इसमें इतना विस्तार दिया गया, इसमें लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करते जा रहा है राइट टू लाइफ को, और लगातार इसमें चीजों को जोड़ता चला जा रहा है। अभी देखिए, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और संसद को कहा कि इसको शामिल कीजिए, जीने के अधिकार में इसको शामिल कीजिए। निकट भविष्य में वो भी शामिल होगा, वो अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है। अभी तक पर्यावरण का अधिकार तमाम चीजें, लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार जो कि चूंकि अभी देखिए कोरोना काल आया तो स्वास्थ्य के प्रति जो था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत में शामिल होना चाहिए स्वास्थ्य के अधिकार को, तो ये भी निकट भविष्य में शामिल होगा। ठीक है।
22वां प्रश्न, संविधान के भाग 4 में सर्वाधिक विस्तार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ए 42वां, बी 44वां, सी 86वां, डी 97वां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत 4 तत्व जोड़े गए। 39 जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। 4 चीजें जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन के तहत 2 चीजें जोड़ी गई। 86वें संविधान संशोधन के तहत 1 चीज जोड़ा गया 45A वाला। और 97वां संविधान संशोधन के तहत 43B जोड़ा गया, वो कोऑपरेटिव को बढ़ावा देगा राज्य, इसकी बात की गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक पूछेगा कि बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में मैंने क्या पूछा। देखिए यहाँ पे मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं पूछा, मैंने पूछा भाग 4 में। तो इसमें 2 प्रश्न हो गए। भाग 4 अगर किसी को, ये भी एक प्रश्न हो गया कि भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें संविधान संशोधन कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ है। 42वां, 44वां, 86वां, 97वां, 4 बार संशोधन हुए। ये भी प्रश्न आ सकता है कितने बार संशोधन हुए। 23वां, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है? ए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, बी लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, लोकसभा के सत्ता पक्ष के सर्वोच्च नेता के रूप में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। देखिए ये मैंने पूछा लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है, तो लोकसभा का जो सदस्य वो एक आम सदस्य ही होता के रूप में होता है। तो अगर प्रश्न पूछा मैंने लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष के शपथ के बारे में पूछ रहा हूं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ होता ही नहीं है, ये ई होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर ये किस रूप में शपथ लेते हैं, ये सदस्य के रूप में, तो ये आम सदस्य जो लोकसभा का होता है उसके रूप में लेता है। ठीक है, लेकिन देखिए ध्यान में रखिएगा, ये अध्यक्ष जब पूछा लोकसभा अध्यक्ष की शपथ कैसे लेता, तो शपथ नहीं लेता। इसमें ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24वां प्रश्न, जनहित याचिका दायर की जाती है। 24, ए सिर्फ उच्चतम न्यायालय में, बी सिर्फ उच्च न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में, डी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, 2 न्यायालयों में PIL दाखिल होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न, संविधान की समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ए HL दत्तू, बी MN वेंकटचलैया, सी PN भगवती, डी KC मेहता, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है MN वेंकटचलैया। सन 2000 में वाजपेयी जी की सरकार में ये 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इन्होंने 250 से अधिक सिफारिशें की, अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें की थी, परंतु ये रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई वेंकटचलैया वाली। ठीक है, ये संविधान की पूरी समीक्षा की गई थी। 26वां प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? ए संसदीय कार्य समिति के अधीन है, बी राष्ट्रपति के अधीन है, सी सरकार से स्वतंत्र है, डी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के अधीन है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी सरकार से स्वतंत्र है।
भारतीय संसद का सचिवालय सरकार के अधीन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सरकार से वो स्वतंत्र है। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है? ए अनुच्छेद 371 क, बी अनुच्छेद 371 ख, सी अनुच्छेद 371 ग, डी अनुच्छेद 371 छ, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 371 क। ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न को बढ़िया से बनाइएगा, आजकल इसमें बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन सब से प्रश्न आ सकते हैं। 371 क में नागालैंड विशेष उपबंध है, 371 ख में असम से संबंधित उपबंध है, 371 ग में मणिपुर से संबंधित उपबंध है, और 371 छ में मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, और च में सिक्किम है, और ज में अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान में रखिएगा इसको। 71 घ अगर पूछता तो आंध्र प्रदेश होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न, 28वां प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ए बलराम झाखड़, बी जीवी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी के एस हेगड़े, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर, प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन्हीं के विरुद्ध आया था। बी इज द करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन के समय पर्चा दाखिला में जमानत की धनराशि जो सामान्य सीट के लिए कितनी रखी गई थी? ए 5,000 रुपये, बी 7,500 रुपये, सी 10,000 रुपये, डी 25,000 रुपये, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है सी 10,000 रुपये। ध्यान में रखिएगा, ये समान सीट के लिए 10,000 रुपये थी, SC ST के लिए 5,000 रुपये थी। ठीक है, और लोकसभा के लिए पूछेगा तो इसके लिए 25,000 रुपया था, और SC ST के लिए 12,500 रुपया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। 30वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में है? ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी राज्य सूची, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये रहे हमारे 30 प्रश्न। और आप लोग को ऐसे भी मैं ऑनलाइन जो है जो ग्रुप है उस पर तो मैं प्रश्न दे ही रहा हूँ, आप लोग को उसी पर ज़्यादा दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग को सारे जितने भी टेस्ट लिए उस सबका लिंक धीरे धीरे मैं खोल दिया कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए और आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाए। दिखने बेटा करंट अफेयर्स वाले जो भी मैंने पहले जो भी बना करके दिए हैं उन सब का आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वो सब पॉइंट ऑफ व्यू था BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ही, उसका रिवीजन आप लोग कर लेंगे तो शायद इसमें से कुछ प्रश्न तो आ ही जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा और उसके बाद आप लोग मेंस के लिए भी दूसरे ही दिन से लग जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अवकाश बहुत कम मिलेगा, पीटी और मेंस के बीच बहुत कम मिलेगा। और जो बच्चे पीटी के बाद पढ़ना शुरू करते हैं मैं बहुत इसको बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ, वैसे बच्चे मेंस में बहुत संभावनाएं कम होती हैं आने की। इसलिए आप लोग मेंस से एकदम जोर शोर से अभी से ही लग जाएं, रिजल्ट का इंतजार कतई ना करें। ठीक है, होना ना होना दूसरी बात है, लेकिन मेंस का तैयारी पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सत्र में फिर से मिलेंगे।